हेलो एवरीवन, सभी लोग कैसे हैं? चलिए, आज सबको नवरात्रि की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हैप्पी नवरात्रि सभी को। और आज टॉपिक स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, हम लोग आज इस शख्सियत के बारे में कुछ बात करते हैं। और ये वन एंड ओनली दशरथ माझी द माउंटेन मैन है। इनके हौसले को क्या ही कहा जाए, हौसला ऐसा कि आसमां भी कम पड़ जाए। ये हमारे बिहार के गया जिला से आते हैं और इन्होंने वो कर दिखाया जो सोचना एक आम इंसान के लिए तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए बहुत बुलंद इरादे की ज़रूरत है। ये कोई बहुत मजबूत हौसले वाला आदमी ही ऐसा कर सकता है फ्रेंड्स। पहाड़ को इन्होंने चुनौती दे दी। असल में इनके गांव और शहर के बीच में एक विशाल पहाड़ आता था, तो कनेक्टिविटी की इशू रहती थी। इन लोगों को अगर शहर जाना होता था तो काफ़ी घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता था। ये पहली चीज तो ये समस्या थी ही। दूसरी चीज ये थी कि इनकी पत्नी जो थी वो इसी पहाड़ से गिरकर मर गई थी। इनके लिए खाना लेकर आ रही थी एक दिन और इसी पहाड़ से गिरकर मरी। और उसी दिन इन्होंने प्रण किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और फ्रेंड्स, इन्होंने ये कर दिखाया। तो इसका सारांश यही है। इनको देखकर, इनकी कहानी को सुनकर, पढ़कर यही लगता है कि जब भी अपने अंदर का हौसला कमजोर पड़ने लगे, जब भी बाहर की दुनिया भारी और अपना अंदर का मन कमजोर पड़ने लगे, तो एक बार ऐसे शख्सियत के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि इनका संघर्ष कितना विकराल होगा फ्रेंड्स। इन्होंने कैसा संघर्ष किया होगा। हम लोगों का संघर्ष कितना छोटा है इनके सामने। पहाड़ को तोड़ने की चुनौती दी इन्होंने, और जो क्या हंसी इनकी उड़ी होगी उस वक्त, क्या इनका मजाक बना होगा, किनको कितना समर्थन मिला होगा, इसका आप लोग अंदाजा लगाइए। कि किसी भी कोई इतनी विषम परिस्थिति में बिना किसी सपोर्ट के इन्होंने वो कर दिखाया जो सोचना मुश्किल है। वो वही कर सकता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और एक दृढ़ निश्चय करे कि मुझे ये काम करना है। ये हमारे द माउंटेन मैन है दशरथ माझी, और इनका एक पॉपुलर विचार है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो चलिए, इनके जज्बे को सलाम है। ऐसे लोग बहुत इक्के दुक्के ही धरती पे कभी कभार जन्म लेते हैं, और जब जन्म लेते हैं एक ऐसी प्रेरणा छोड़ जाते हैं कि जितना जब भी सोचो इनके बारे में एक नई ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने आप को जब भी हताश निराश पाए, एक बार जरूर सोचिए कि इनका संघर्ष कैसा रहा होगा। इनकी उस परिस्थिति में इन्होंने कितना भीषण संघर्ष किया होगा। तो चलिए, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और आज का हम लोगों का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। आज लेक्चर 3 है। और आज हम लोग अपने लेक्चर में देखेंगे सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजनशिप्स पे। सिटीजनशिप। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सभी का वेलकम टॉपर फाउंडेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो सिटीजनशिप की अगर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 सिटीजनशिप की बात करता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप की कवरेज है आर्टिकल 5 टू 11 में, इसमें सिर्फ बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं है। इसमें सिर्फ वही कंडीशंस बताए गए हैं कि भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 26 जन 1950 है। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारत के जो नागरिक होने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बस वही इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 26 जन 1950, बस ये आर्टिकल में यही कवर्ड है सिटीजनशिप में। इसमें कोई बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस इसमें डिस्कस नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सिटीजन्स कौन है। ठीक है, सिटीजन्स कौन होते हैं? भारत के नागरिक इन जो फुल मेंबर्स हैं इंडियन स्टेट के। एक मिनट, सिटीजन्स वो हैं जो फुल मेंबर्स हैं, दे आर फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट। इनको पूरी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने की आज़ादी है। जस्ट अ मिनट,
हेलो। हाँ, क्लास ले रहे हैं। उसको बोलिए चला जाएगा, हम क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी कुछ ड्यूटी है, दे ओ एलिजियंस टुवर्ड्स द स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, और नागरिक होने के नाते उनको फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, जो कि फॉरेनर्स को नहीं होता है। दे एंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राइट। अब सर्टेन उनकी ड्यूटीज भी होती है टुवर्ड्स द स्टेट। दे हैव सर्टेन ड्यूटीज आल्सो, दे हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द स्टेट। और वो ड्यूटीज क्या होती हैं, जैसे रेस्पेक्टिंग नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, डिफेंडिंग द कंट्री। ठीक है, दे हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द स्टेट। ये फॉरेनर्स को नहीं होता है, मगर भारत के नागरिकों की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने राष्ट्रीय झंडे को, अपने नेशनल एंथम को जरूर रिस्पेक्ट दें और अपने कंट्री को डिफेंड करें जब भी ऐसी कोई मुसीबत की स्थिति आए। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड डिफेंडिंग द कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करेंगे कि ये ड्यूटीज और ये राइट्स फॉरेनर्स को नहीं रहते हैं, और अगर रहते भी हैं तो किस तरह के राइट्स फॉरेनर्स को दिए गए हैं, इसकी हम अभी डिटेल में बात करेंगे। हम अगर देखें फ्रेंड्स, तो क्या क्या अधिकार फॉरेन सिटीजन्स को दिया जाता है हमारे देश में। अगर कोई फॉरेन आए तो उनको फॉरेनर आए तो कौन कौन अधिकार वो एंजॉय कर सकता है। तो पहली बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखें। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर, एक्सेप्ट दिस, वो सारे राइट्स को एंजॉय करता है। मतलब ये जो अधिकार हैं ये सिर्फ अवेलेबल हैं ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिर्फ भारतीय नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है। जो हमारा आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत डिस्कस्ड है, वो सिर्फ भारतीय नागरिक को उपलब्ध है और ना कि फॉरेन सिटीजन्स को। तो फॉरेन सिटीजन्स को फिर कौन से अधिकार प्राप्त हैं? फॉरेन सिटीजन्स को फ्रेंड्स प्राप्त है अधिकार, वो है आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 20 to 28। ये फॉरेन सिटीजन्स को प्राप्त है। इसमें फॉरेन सिटीजन्स प्लस इंडियन सिटीजन्स ये राइट्स दोनों एंजॉय करते हैं। अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि जो अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिक को उपलब्ध है वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में है। इन आर्टिकल्स को छोड़ के जो बाकी के आर्टिकल्स हैं यानी आर्टिकल्स 14 और आर्टिकल्स 20 to 28 ये इंडियन सिटीजन्स को भी उपलब्ध है और फॉरेन सिटीजन्स को भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फॉरेन सिटीजन्स में भी। फ्रेंड्स हम लोग दो कैटेगरी के सिटीजन्स देखते हैं, है ना। फॉरेनर्स भी हमारे देश में दो कैटेगरी के हैं, एक तो है हमारे फ्रेंडली एलियंस, ठीक है, और दूसरा एनिमी एलियंस। दूसरे को एनिमी एलियंस कहते हैं। वैसे देश जिनका कॉर्डियल रिलेशन है भारत के साथ, उनके नागरिकों को हम लोग फ्रेंडली एलियंस कहते हैं, और वैसे देश जिनके रिश्ते अच्छे नहीं है भारत के साथ, उन नागरिकों को हम लोग एनिमी एलियंस कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो उनको प्रोटेक्शन दिया गया हुआ है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये जो अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ये एनिमी एलियंस को नहीं है। ठीक है, मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन का अधिकार है वो फ्रेंडली एलियंस को है, मगर एनिमी एलियंस को नहीं है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको जरूर याद रखें फ्रेंड्स। इनको आर्टिकल 22 के अंतर्गत प्रोटेक्शन है मगर इनको नहीं है। तो ये एक मेन डिफरेंस है फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस के बीच में। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप ध्यान में रखेंगे। ये अक्सर आपके एग्जाम में
प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपके इंटरव्यू पॉइंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके एक जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत में प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है, भारत का नागरिक जो बाय बर्थ इंडियन सिटीजन बाय बर्थ और नेचुरलाइज सिटीजन जिसने भारत की नागरिकता ली है, नेचुरलाइज सिटीजन, वो एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। मगर क्या यूएस में ऐसा है? आप सोच के बताएं, क्या यूएस में ऐसा है? यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में सिर्फ वही प्रेसिडेंट बन सकता है जो वहां का नागरिक बाय बर्थ है, ठीक है, यूएस सिटीजन बाय बर्थ। ये एक मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रपति वो भी हो सकता है जो बाय बर्थ भारत का नागरिक है, या फिर वो नेचुरलाइज सिटीजन है, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस सिटीजन जो बाय बर्थ है कैन ओनली बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आपने देखा होगा अभी तक जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो सब यूएस के नागरिक बाय बर्थ हैं, कैन ओनली बी एलिजिबल फॉर यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको आप याद रखें, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, आप इसको जरूर याद रखेंगे इस पॉइंट को। सेकेंडली हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिलेटेड टू सिटीजनशिप। जो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 5 to 11 मैंने आपको बताया है कि वो उसमें सिर्फ कंडीशंस दिए गए हैं कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 to 11। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल या इलेबोरेट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिए गए हैं। आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 पार्ट 2 के अंदर ये कवर्ड है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कवर्ड है, और इसमें कोई भी इलेबोरेट प्रोविजंस नहीं दिया गया है रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है फ्रेंड्स। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 की चर्चा करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट था जो 2019 में पारित किया गया, और इसके तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का। इसके तहत फ्रेंड्स ये फैसला लिया गया कि जो भी हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, ठीक, पारसीज, क्रिश्चियंस अगर माइनॉरिटी में है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ये माइनॉरिटी में है, कहाँ कहाँ, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, इन तीनों देशों में ये पॉपुलेशन अगर माइनॉरिटी में है तो ये इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माने जाएंगे भारत के, अगर इन्होंने 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में माइग्रेट किया है तो इनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा और इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा फ्रेंड्स। ये एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो क्राइटेरिया था 11 ईयर्स का भारतीय नागरिकता लेने के लिए उसको भी कम करके 5 साल कर दिया गया था। तो ये 2019 का अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट था सिटीजनशिप के मामले में। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने भी बात किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होगा कि इतना इलेबोरेट प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत किया गया कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं फ्रेंड्स। अब बताइए इस किस पार्ट में है? तो ये पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इलेबोरेट प्रोविजंस इसके डिस्कस किए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स वो हमारे मौलिक अधिकार हैं जिससे हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर किया गया भारत में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके कुछ हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, ठीक है। सेकेंडली इसको मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं फ्रेंड्स। मैग्ना कार्टा बहुत इलेबोरेट प्रोविजंस हैं, ये हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसके फीचर्स को समझ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, फॉर इंटरव्यू पार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन डे एग्जाम के लिए भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से किसी भी आर्टिकल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी आर्टिकल पर चर्चा चल सकती है, क्योंकि कोई ना कोई आर्टिकल किसी ना किसी कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट सिनेरियो में अंडर डिस्कशन रहता ही रहता है। तो आप फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और समझें, और आपको समझना भी चाहिए कि आपके देश में आपका जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स की क्या प्रोविजंस है, क्या किस तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो चलिए इसके जल्दी से हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। ये सबसे फर्स्ट फीचर जो फंडामेंटल राइट्स का है, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स को क्यों तवज्जो दिया, सबसे मेन कारण जो है, दे इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सबसे ऊपर रखा गया। इसके तहत इसका अर्थ ये है कि ये किसी भी आर्बिट्ररी लॉज को चेक करे। कोई भी आर्बिट्ररी लॉज शुड नॉट बी पास्ड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई आर्बिट्ररी लॉज लेजिस्लेचर नहीं पारित कर सके, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स दिया गया नागरिकों को। किसी भी तरह का डेस्पोटिक या ऑथोरिटेरियन रूल नहीं आ सके भारत में, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स दिया गया नागरिकों को, ऑथोरिटेरियन रूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बड़ा फॉरम है जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। सेकेंडली, और क्या इसके फीचर्स हैं, दे आर एनफोर्सिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर किसी भी नागरिक का दे आर एनफोर्सिएबल फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, वहां मूव कर सकता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसके एनफोर्समेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दें और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और कोर्ट्स उसको उस राइट्स को इंश्योर करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए रिट्स यूज करती है। ठीक है, ए सिटीजन कैन मूव टू द कोर्ट्स इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, टू द कोर्ट्स इन केस ऑफ वायलेशन। ये बहुत बड़ा शस्त्र दिया गया संविधान की तरफ से अपने नागरिकों को, और इसके तहत कोर्ट कैसे इनको इंश्योर करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनको इंश्योर करने के लिए रिट्स का इस्तेमाल करती है फ्रेंड्स। जो 5 तरह के रिट्स दिए गए हैं कोर्ट्स को, वो रिट्स का इस्तेमाल करती है। मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कौन कौन सा वो रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल करती है। पहला है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। सेकेंडली है मैंडमस, थर्ड प्रोहिबिशन, ऑलराइट, फोर्थ certiorari, and fifth one is quo warranto। ये 5 रिट्स हैं जो पावरफुल वेपन्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज होते हैं। ठीक, तो अभी हमने सेकेंड फीचर को डिस्कस किया। थर्ड फीचर, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है फ्रेंड्स, वेरी मच इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन किस बात का ख्याल रखना है, ख्याल इस बात का रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो वायलेट नहीं हो। ठीक है, तो इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट provided it should not violate the basic structure doctrine। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर का ये जो डॉक्ट्राइन है ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस नहीं किया गया है ना, इस पे कोई बात की गई है फ्रेंड्स। ये डिफरेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसके अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निकल के आया। और आपको पता होगा ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केशवानंद भारती का केस हुआ था 1973 में फ्रेंड्स। ठीक है, केशवानंद भारती का जब केस हुआ 1973 में, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 368 भी पार्लियामेंट को अधिकार है अमेंड करने का, मगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है।
और उसके डिफरेंट जजमेंट से ये प्रिडिक्शन निकाला गया कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे फेडरल फीचर्स, उसके डेमोक्रेटिक आइडियल्स, उसके सेकुलरिज्म, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये सब उसके सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है, कोई अलग से कोई पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है, बल्कि ये एक परसेप्शन है जो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट से डिराइव किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, और अगर उसको वायलेट नहीं किया जा रहा है और तब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है, देन इट इज परमिटेड, वो अलाउड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया। फोर्थ पॉइंट के का क्या है, इट पुट लिमिटेशंस ओवर द स्टेट। ठीक है, ये तो है ही कि स्टेट के ऊपर एक सर्टेन लिमिटेशंस लगा सकता है कि स्टेट जब चाहे जो चाहे किसी भी तरह का लॉ पारित नहीं कर सकती है। ठीक है, जो भी लॉ पारित होगा वो या सिटीजन्स के हित में होना चाहिए, उनके वेलफेयर से रिलेटेड होना चाहिए। तो इट पुट लिमिटेशंस ओवर द स्टेट, तो करेक्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड वंस। ठीक है, अगर जिन चीज़ों में कुछ लिमिटेशंस लगे हुए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना, उनको कहा जाएगा दे आर क्वालिफाइड वंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, ठीक, इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसके जरिए फंडामेंटल राइट्स एक काम और क्या करता है कि दे स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी आप लोगों को, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ फीचर्स मैंने फंडामेंटल राइट्स के डिस्कस किए आपके सामने। बहुत इजी भाषा में मैंने, मेरी कोशिश थी कि मैं बताऊं, आपको समझ में आई होगी चीज़ें। एक इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स कि इनको नेशनल इमरजेंसी के समय में इसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत में नेशनल इमरजेंसी चल रहा हो और कोई अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट चला जाए, तो उसके लिए संविधान में पहले से ही प्रावधान किया हुआ है कि दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक, क्या कोई ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी सस्पेंड नहीं होंगे? आप याद कर पा रहे हैं क्या कोई ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको नेशनल इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? यस, हैं। ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ठीक है फ्रेंड्स, राइट टू लाइफ को आप कैसे सस्पेंड करेंगे? तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी अगर देश में चल रहा हो तो सस्पेंड हो जाते हैं। अब इसमें देखिए एक बारीक सी चीज और भी है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 19 इंश्योर्स 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सब क्लॉजेज उसके अंदर बने हुए हैं, 19 क्लॉज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड हो जाएंगे? क्या नेशनल इमरजेंसी किसी भी ग्राउंड के अंतर्गत इम्पोज होगा, डिक्लेयर होगा और ये क्या सस्पेंड हो सकते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं? नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स तभी सस्पेंड होंगे, दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली जब नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे डिक्लेयर की गई हो। ठीक है फ्रेंड्स, दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन national emergency has been declared, emergency has been declared on the grounds of external aggression. ठीक है फ्रेंड्स, on the grounds of external aggression. ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपने देखा वो तभी सस्पेंड होगी जब नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की गई हैं। ठीक है, नॉन इन द केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, हम लोग बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, इन आर्टिकल्स को आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके मेन से आंसर राइटिंग के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, चलिए मैं इन प्रोविजंस को थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी। अभी हम लोग एक एक फंडामेंटल राइट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि सब में कुछ एक्सेप्शंस है फ्रेंड्स, सब में कुछ एक्सेप्शंस, कुछ इफ एंड बट लगे हुए हैं, इसलिए डिटेल्स में आप सारे फंडामेंटल राइट्स को आप समझें। राइट टू इक्वलिटी कवर्ड है अंडर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ये है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ये कवर्ड है आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24, 3 टू 24। फोर्थ, पहले आपको पता होगा 7 फंडामेंटल राइट्स थे फ्रेंड्स, मगर अब 6 फंडामेंटल के बारे में भी बात करूंगी आपसे। अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, सीक्वेंस वाइज और आर्टिकल्स आप जरूर याद रखें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन ये है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, यहाँ लिखती हूँ आर्टिकल 28, ठीक। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये है आर्टिकल 29 टू 30, और एक लास्ट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एम्पावर करता है अपने सिटीजन्स को कि अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। ये अधिकार उसको आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग जरा सा बात कर, और जैसा हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, ये हमने अभी बात करी थी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक को मिले हुए हैं, अवेलेबल ओनली, इसको आप जरूर ध्यान में रखें, ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और वो कौन है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 23। तो ऐसे याद रखें फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स याद रखना है तो पहले याद रखिए इक्वलिटी, फिर फ्रीडम, फिर एक्सप्लॉयटेशन, फिर रिलीजियन, एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस तरह से याद रखें। पहले फ्रेंड्स 7 फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो अब जो है सिर्फ 60 फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में, और फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं भारत के, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 23। और सिटीजन्स और फॉरेनर्स को मैंने आपको बताया था, सिटीजन्स और फॉरेनर्स को दोनों को ही अवेलेबल है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 20 टू 28। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप इसको याद रखें, हम ध्यान में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स राइट टू इक्वलिटी की। जरा आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, ठीक, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। चलिए, तो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी में हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। एक कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। एक तो ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, अच्छी बात है। और दूसरी बात ये करता है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं? इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ ये अलग अलग बात है, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके आज हम लोग दोनों एस्पेक्ट को समझेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो समझें कि ये ब्रिटिश ओरिजिन का ये कॉन्सेप्ट है, और इसका मतलब है
nobody should be above law, ठीक है, nobody should be above law, कानून के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और नो स्पेशल प्रिविलेजेस, नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनीवन बिफोर लॉ, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब सबको एक तरह से एक समान कानून के आगे समझा जाना और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, ये कहता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है फ्रेंड्स, कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा, कानून के समक्ष सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, ये इसका कनोटेशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। अब हम समझते हैं कि इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट यूएस ओरिजिन का है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ठीक। मान लीजिए कि अगर कोई प्रेसिडेंट है और अगर कोई कॉमन मैन है, दोनों को ही अगर कानून के समक्ष खड़ा किया जाए तो क्या ये वो उनको इक्वल सर्कमस्टेंसेस माना जाएगा, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कोई प्रेसिडेंट है और अगर कोई कॉमन मैन है, ठीक है, दोनों ही अगर न्याय के कानून के समक्ष खड़े हैं तो इनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। इसलिए न्याय नहीं दिया जाता है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक। हाँ, अगर ये भी प्रेसिडेंट है और ये भी प्रेसिडेंट है और कानून के समक्ष दोनों खड़े हैं तब इनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल सर्कमस्टेंसेस शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बात है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ की, कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस को ये इंश्योर करता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे, यूएस इसकी बात हमने कर ली, अब हम इसके बात मतलब इसमें एक और आप कनोटेशन आप रेफर कर सकते हैं कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है फ्रेंड्स, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। चलिए, तो हमने इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ की बात की, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की जरा बात कर लेते हैं, यानी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, ये आर्टिकल 15 कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, और इसके साथ वो शब्द इस्तेमाल करता है ओनली। मैं इस आर्टिकल को लिखती हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द स्टेट shall not discriminate, ठीक है फ्रेंड्स, discriminate against any citizen on grounds of grounds only of, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है ओनली ऑफ। अच्छा, अब किस किस ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, तो ओनली ऑफ रिलीजियन, ठीक है, धर्म के आधार पर, अच्छी बात है, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा अगर और कोई क्राइटेरिया हो, और कोई सिचुएशन हो, और कोई फील्ड हो तब इसमें डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। इसीलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, ओनली, मतलब द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, अच्छी बात, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब इन 6 क्राइटेरिया के अलावा अगर और कोई किसी क्राइटेरिया पे डिस्क्रिमिनेशन करना चाहे स्टेट तो कर सकता है। अब देखिए इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, किस तरह के प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको स्टेट ने किया है, वेलफेयर स्कीम्स हो या एडवांसमेंट हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, तो स्टेट्स ने स्टेप्स लिए हैं और उसको नॉन डिस्क्रिमिनेशन कंसिडर किया गया, ठीक है, वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में आया। तो अभी हम लोग इसके अंतर्गत इसको इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में फ्रेंड्स
ये फाउंडेशनल ब्रिक्स है फॉर रिजर्वेशन सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। दीज आर द फाउंडेशनल स्टोन्स फॉर रिजर्वेशन सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है आर्टिकल में कि ओनली कुछ क्राइटेरिया हैं, इसके अलावा अगर स्टेट चाहे डिफरेंट क्राइटेरियाज में कुछ एडवांसमेंट के लिए स्टेप उठाने का तो उठा सकती है, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत फाउंडेशन स्टोन्स रखा गया फॉर रिजर्वेशन सिस्टम इन द कंट्री। अच्छा, और कोई स्पेशल प्रोविजंस जो बनाए स्टेट ने जिसको नॉन डिस्क्रिमिनेशन कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए उसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट कभी कभी कदम उठाती है, विमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशल प्रोविजंस बनाती है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, तो क्या इसको हम कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है बाकी लोगों के साथ? नहीं, स्टेट को ये अधिकार है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक। इनके वेलफेयर के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है, कोई खास कदम उठाया जाता है तो स्टेट उठा सकती है। सिमिलरली फ्रेंड्स, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली जो वीकर सेक्शंस हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, उनके एडवांसमेंट के लिए भी स्टेट कदम उठा सकती है। एजुकेशनली, ये स्पेलिंग जरा सा आप लोग देख लेंगे, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इनके लिए स्टेट्स अगर कोई कदम उठाए तो वो परमिटेड है। इसके बाद आपने देखा होगा कि अभी एक रिसेंट अमेंडमेंट भी किया गया था 2019 में ही EWS के लिए, वो भी स्टेट ने EWS के एडवांसमेंट के लिए 10% उनका रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में की बात करी थी, वो उनके पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस किया गया था। फिर उसके बाद अगर स्टेट को ऐसा लगा कि कोई बैकवर्ड क्लासेस का कहीं रिप्रेजेंटेशन कम है तो उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर अंडर रिप्रेजेंट कोई भी अगर बैकवर्ड कम्युनिटी है, SC/ST कम्युनिटी है और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी, उनके लिए भी कोई प्रोविजंस बना सकती है उनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो स्टेट स्पेशल प्रोविजंस टाइम टू टाइम बनाती रहती है अपने विमेन एंड चिल्ड्रन, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सोशली बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ के लिए, OBCs का रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसके लिए स्टेट ने प्रावधान किया। उसके बाद EWS का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किया था। आपको याद होगा अभी EWS का जो रिजर्वेशन हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें कि 10% रिजर्वेशन उनको दिया गया टू EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे स्टेप्स स्टेट्स द्वारा टाइम टू टाइम लिए जाते हैं अपने सिटीजन्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। ये सारे स्टेप्स जो लिए जाते हैं वो परमिटेड हैं अंडर आर्टिकल 15। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अच्छा, कौन सी अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी की बात करता है? तो अंडर फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, और कोई भी एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट उसकी बात करता है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसके तहत किसी भी नागरिक को उसके कास्ट, रिलीजन, रेस, क्रीड, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा पब्लिक अपॉइंटमेंट से और किसी पब्लिक ऑफिस से होल्ड करने से। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। आपने देखा होगा कि कुछ अपॉइंटमेंट्स में प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी कंडीशन ऑफ रेसिडेंस लगाए जा सकते हैं कि वो उसी राज्य का नागरिक हो। जैसे अभी हम डोमिसाइल की बात करते हैं, ठीक है, तो कंडीशन ऑफ रेसिडेंस लगाया जाता है। राज्य सरकार कहीं कहीं चाहती है कि नहीं उसके देश के ही, उसके राज्य के ही नागरिकों को राज्य सरकार की नौकरी में रिजर्वेशन मिले, छूट मिले, वो आगे आए, तो कहीं कहीं कंडीशन ऑफ रेसिडेंस लगाया जाता है, ठीक।
उसके बाद कहीं कहीं कुछ कुछ अपॉइंटमेंट्स में आपने देखा होगा कि सीटें रिजर्व रखी जाती हैं स्टेट्स, जो अगर स्टेट राज्य सरकार को ऐसा लगे कि उसकी जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो अनरिप्रेजेंटेड है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए भी कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं उनको रिजर्व रखा जाता है। तो ये सारा एक्सेप्शंस है कि टाइम टू टाइम ये सारे एक्सेप्शंस भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाए जाते हैं कि कोई कोई कम्युनिटी अगर रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है किसी जॉब में तो उसके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। तो ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद आर्टिकल 14, 15, 16 डिस्कस कर लिया हमने। आर्टिकल 17 जो कि बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे देश में छुआछूत काफ़ी समय तक रहा, ये कुप्रथा ऐसी थी जहां मानव विकास में ये सबसे बड़ी बाधा थी, छुआछूत की जो प्रथा थी, ठीक। हालांकि ये जो फ्रेज है अनटचेबिलिटी वो कभी कहीं भी हमारे संविधान में उसको इलेबोरेट नहीं किया गया है कि अनटचेबल की क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, किसको अनटचेबल मानते थे, ये सब कुछ डिस्कशन नहीं किया गया है। लेकिन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इतनी ज़रूरी थी क्योंकि कास्टिज्म इतना रिजिड था हमारे सोसाइटी के अंदर कि इस बीमारी को हटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने बहुत जी तोड़ मेहनत की और फाइनली इसको संविधान के अंदर ये अनुच्छेद में लाया गया, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत लाया गया। जरूर आप सोचिए कितना संगीन मामला रहा होगा। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के तहत प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट पारित किया गया इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए, ताकि प्रत्येक नागरिक के सिविल राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें, ठीक है। ये पारित किया गया इन द ईयर 1955, ठीक है फ्रेंड्स। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बाद हम बात करते हैं एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले के राजा महाराजा विशेष तरह का टाइटल्स यूज करते थे अपने नाम के आगे, ठीक है। लेकिन संविधान में आर्टिकल 18 के तहत अब टाइटल्स को एबॉलिश किया गया, कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल यूज नहीं कर सकता है। हाँ, इसमें भी एक्सेप्शंस रखे गए कि अगर कोई मिलिट्री सर्विस में है या कोई एकेडमिक्स मिलिट्री या एकेडमिक डिसिप्लिन में अगर कुछ उसको टाइटल्स दिया जा रहा है तब वो एक्सेप्टेबल है। जैसे पीएचडी वगैरह करने के बाद डॉक्टरेट का टाइटल दिया जाता है लोगों को, मिलिट्री सर्विसेज में भी टाइटल्स अलग दिया जाता है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे कोई राजा राजकुमार इस तरह का टाइटल्स अपने मन से नहीं रख सकते हैं। और एक और भी है कि फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल इंडियन सिटीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। नो टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, इसके लिए मना किया गया है संविधान में, ठीक है। इसकी मनाही है, बस यही एक्सेप्शंस हैं इसके अंतर्गत। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 कवर किया। अब हम लोग राइट टू फ्रीडम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। राइट टू फ्रीडम ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए फ्रेंड्स, कीप लर्निंग। और हमेशा याद रखिए आपसे खराब परिस्थिति में बहुत लोग हैं जो आपसे कहीं ज़्यादा हिम्मत बना कर रखे हुए हैं और कई लोग मिसाल कायम करके इस संसार से चले गए। तो जब भी आप हताश होने लगें उन लोगों को ज़रूर याद करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और इसी टॉपिक को, फंडामेंटल राइट्स के इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, दूसरे आर्टिकल्स को देखेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, गुड बाय एवरीवन। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।